नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज के अभी तक हम 28, 29, 30 दिसंबर और 4 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी के कुल मिलाकर अभी तक 12 सेट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेट नंबर 13 कर रहे हैं, जो कि 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इस सेट के अंदर 35 सवाल पूछे गए थे मैथ के और 2 सवाल मैंने रीजनिंग के लिए हैं। तो टोटल हम 37 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग वाले सवाल भी मैथ के जैसे ही थे, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का जो पहला सवाल है वो पेपर के अंदर सवाल नंबर 2 था और वो कुछ इस प्रकार है। यदि संख्या 356 yx 90 से विभाजित है तो yx का मान बताना है। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है, पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, यदि ये संख्या 90 से विभाजित है तो लास्ट में 0 आ रहा है विभाजन करने के लिए। तो इस संख्या में जैसे 5, 6 xy ये संख्या थी, तो यदि 0 आ रहा है विभाजित करने पे तो लास्ट अक्षर हमारा 0 होगा। तो y का मान तो 0 आ चुका है। अब पूछा है x का मान क्या होगा। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो उसकी जितनी भी डिजिट है उनको जोड़ो और वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे 3 + 5 और 6 को यदि जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 14। जबकि यदि ये 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो यानी कि इसमें हम 4 और जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगा। यानी कि मैंने y का मान 4 ले लिया है तो ये 18 हो गया। 18 अब 9 से डिवाइड होता है पूरा, इसीलिए मैंने इसमें 4 जोड़ा तो ये 18 हो गया। और 18 9 से डिवाइड होता है तो x का मान कितना हो गया, 4। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4 - 0, और जो कि आंसर आता है 4। तो ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जो 9 या फिर 3 की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि उस संख्या में जितने भी डिजिट है उन सबको जोड़ने पर यदि वो 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 9 से पूरा पूरा उसमें 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 का, यदि सारे डिजिट को जोड़ने पर 3 का भाग देने पर पूरा पूरा 3 का भाग चला जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइलें लगानी है। यदि टाइल का कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई दी है कमरे की और चौड़ाई दी है। लंबाई 16 है, 12 है। पूछा है कि वर्गाकार टाइलें लगानी है तो कितनी लगा सकते हैं। तो वर्गाकार टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना आता है, 4 आएगा। तो वो जो टाइल लगाई है उसकी भुजा 4 होगी, यानी प्रत्येक टाइल की लंबाई और चौड़ाई दोनों 4-4, क्योंकि वो टाइल क्या है, वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये दिया गया है तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे अंदर का ब्रैकेट ये है, 3 से 3 काट दिया, यहाँ कितना बचा, 2/5। तो मैं लिखता हूँ 1.8 ऐसा का ऐसा। फिर इनको काटेंगे तो यहाँ 2 से 1 2 कट जाएगा, कितना आया, 3/2 आ चुका है। अंदर की बात करते हैं, 2/5 भाग 2/5 ये आ चुका है, इंटू 3/2 - 1, अब ये आ चुका है। जब इसको इससे भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 3/2 - 1, 3/2 बचा यहाँ, क्योंकि ये तो 1 हो गया, -1, 3/2 में से घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। यहाँ तो 1/2 बचा, बाहर कितना है, 3/2 बचा है, प्लस कितना है, 1.8 बचा है। तो ये हो गया
3/4, तो 1.8 प्लस 3/4, और 3/4 को हम पॉइंटों में किस प्रकार से लिखते हैं, इसका होता है 0.75। तो अब इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, ये पीछे से जोड़ना स्टार्ट करोगे 552, ये आ जाएगा 2.55। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 दिया है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या कितनी है। देखिए कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5, यानी कि पहली संख्या यदि मैं x मानता हूं तो दूसरी संख्या को क्या मानूंगा, x + 5। अब क्या छोटी संख्या में से कितना घटाया है, 25, और बड़ी संख्या में क्या किया है, 20 जोड़ दिया है। बड़ी संख्या थी ये, इसमें कितना जोड़ दिया है, बड़ी संख्या थी 5, यहाँ है 5 और 5, चलो एक बार मिटो दे। बड़ी संख्या थी x + 5 और इसमें कितना जोड़ दिया गया, 20 जोड़ दिया गया, और इनका यदि हम अनुपात लेते हैं तो कितना आता है, 1/2 आता है। तो इधर क्या हुआ, x, नीचे वाले को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, x + 25 x - 25 बराबर 2/1, इस प्रकार आ रहा है। अब यदि आप इसके अंतर योगांतर अनुपात लगाते हैं, यानी कि इसको और इसको ऊपर क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाले को अंश को हर में से घटाएंगे, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 2x आएगा, और दोनों को घटाने पर कितना आएगा, अंश हर को 2 × 25 आ जाएगा, 2 × 25 आ जाएगा, और इधर जोड़ने पर 3 आता है, घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, x/25, तो x बराबर कितना आ चुका है, x बराबर आ चुका है 75, यानी छोटी संख्या 75 और बड़ी संख्या 5 जोड़ने पर कितनी हो जाएगी, यानी x का मान 75 और ये 80 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या हो चुकी है आपकी 80, इस प्रकार से। तो आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग का विकर्ण इतना दे रखा है और उसका क्षेत्रफल है जो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, ये कहा गया है। यानी कि आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण, यदि वर्ग की एक भुजा a है तो उसका विकर्ण √2a होगा। तो √2a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, √200 दी गई है, और इसको हम सरल कर कर कैसे लिख सकते हैं, √2 × 10, यानी कि मैंने 100 √ में था, बाहर कितना आएगा, 10, इस प्रकार ले लिया है। यानी कि हमारे पास a का मान कितना आ चुका है, a आ चुका है, इसका मतलब ये है, क्योंकि √2 तो 2 इधर है, तो a का मान कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, यानी हमारे पास वर्ग की भुजा 10 आ चुकी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल इधर तो कितना है, 5x × 2x, भुजाओं को आपस में लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, और इधर कितना है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का एक भुजा 10 है, तो 10 × 10 100, तो ये इधर तो आ गया है 10x² और इधर आ चुका है 100, तो x² बराबर कितना आएगा, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, √10। अब उसने पूछी आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी आयत की, 5x, तो x की जगह √10 रखेंगे तो 5 √10। अब आंसर चेक कीजिए, 5 √10 तो किसी में नहीं आ रहा है, तो अब देखिए ये 5 है, जो आप इसको यदि अंदर ले जाते हैं, क्योंकि पूरा आंसर √ में आ रहा है, तो 5 यदि √ में जाएगा तो 5 का अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये 0 है ही है, तो 250, ये जो कि आंसर 4 आ रहा है। सवाल नंबर 9, इसमें क्या दिया गया है, यदि आप इस पूरे को देखिए, ये a हो गया हमारा, इस पूरे को देखिए ये b हो गया, तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है a² - b², जो कि होता है a + b और a - b। तो हमारे पास a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो संख्या है वो माइनस हो जाएगी, यानी बचेगी केवल कौन सा, ये 2 × 2 और देखिए 6 9 है, तो मैं इसको 2.7 लिख देता हूं, ये बचेगा।
इसी प्रकार यदि घटाते हैं इन दोनों को तो क्या बचेगा हमारे पास, जो पहली संख्या है वो तो गायब हो जाएगी, केवल ये बचेगी। तो ये बचेगा 0.49 और 2 इंटू 0.49 और 0.49 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूं, तो मैंने 0.5 लिख दिया है। अब देखिए 0.5 को मैं क्या लिखता हूं, 1/2, यहां बचा 2.27 इंटू, इसको तो 2 ही रहने दिया और इसको 0.5 को 1/2 लिख दिया है। इससे क्या हुआ, ये 2 से 2 कट चुका है। तो अब कितना आ चुका है यहाँ 5.4 ये आ चुका है। अब ये देख लीजिए किसके आसपास आंसर है, तो आंसर नंबर 4, बाकी आंसर तो इससे काफी दूर है। क्वेश्चन नंबर 13, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% पर निवेश किया है और रहीम को हीरालाल से 30% अधिक ब्याज मिला। तो पूछा धनराशि कितनी थी जो उन्होंने दोनों ने निवेश की थी, तो समान राशि निवेश की थी। तो पहले ने कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 5% पे, तो 1 साल का 5% है तो 3 साल का 15% ब्याज आ जाएगा। और इसी प्रकार दूसरे को कितना, 2 साल के लिए 7 से तो 14% आ जाएगा। तो इसको कितना परसेंट ब्याज ज्यादा मिला, 1% ब्याज ज्यादा मिला। और 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है कि 30 है उनका अंतर, तो 1 की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू, डबल जीरो पीछे लगा देंगे तो ये हो गई 3000, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है। तो देखिए मैं इसको 2 तरीके से करता हूं। पहला तो आप इसको 1 घंटे के 5 मिनट यानी 5/60, 1 घंटे का 5 मिनट। इसी प्रकार 20 सेकंड है ये, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 × 60, ये हो चुका है। अब इनका अंतर पूछा है तो इनको घटा देते हैं, इसको काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और यहाँ करेंगे तो ये 1, 3, तो यहाँ तो आ चुका है 1/12 और यहाँ आ चुका है 180 आ चुका है। अब आप इनको यदि घटाते हो तो 180 और इसके अंदर यदि 12 का भाग देते हो तो 12 एक बार जाएगा और फिर 12 5 है -1, तो ये आ चुका है आपका 14/180। और ये अब काटोगे 2 से तो ऊपर 7 जाएगा और नीचे 90 आ जाएगा। तो अब नीचे जो 0 है यदि उसको ऊपर ले जाऊं तो 0.7 हो जाएगा, तो 0.7/9 ये हमारा आंसर आ चुका है। या फिर मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं कि पहले मैं घटा देता हूं इनको कि 5 मिनट है एक तो 5 मिनट को मैं सेकंड में बनाऊंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और 20 सेकंड में है, तो ये हो चुका है 300 सेकंड -20 सेकंड, तो कितना हो चुका है 280 सेकंड आ चुका है। अब अंतर इनका कितना आ चुका है 280 सेकंड। अब हमें पूछा था घंटे में, तो 60 × 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस 0 से तो ये कट चुकी है। अब इसको काटते हैं पहले तो 2 से, 14 यहाँ आ गया 3, फिर वापस से आप 2 से काटो ये 30, ये आ गया 7, तो यहाँ आ चुका है 7/90, 0.7/9, तो ये हो चुका है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे। 16, नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरित कोण बनता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे की ओर आता है और देखता है कि 30 डिग्री का कोण बना है। तो नदी की चौड़ाई पूछी है। तो देखिए किस प्रकार है कि ये एक नदी है, ऐसे देख लीजिए, ये एक नदी है, नदी बह रही है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये ऐसे तिरछी बना देते हैं थोड़ी सी। ये नदी बह रही है, अब यहां पर खंबा है और वो बंदा यहां पर खड़ा है दूसरे किनारे पर, बीच में नदी बह रही है। तो वो कह रहा है कि यहां से देखता है वो 60 डिग्री का, विपरीत तट से
एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरित कोण है। नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति तो ये जो पेड़ है ये यहाँ पर खड़े आदमी के कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, आदमी थोड़ा पीछे चला जाता है, पीछे चला गया तो अब यहाँ यदि आप देखते हो तो कोण कितने का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 30 डिग्री का। अब मैं नदी को मिटा देता हूं तो हमारा ये बचा। आ गया समझ में? तो अब पूछा है कि ये दिया है कि वो कितने पीछे सरक गया था? 36 मीटर पीछे सरक गया था, तो कोण 30 डिग्री हो गया था। और ये नदी की चौड़ाई थी, ये निकालनी है हमें। अब देखिए आपको पता है ये 60 का कोण है तो ये हो जाएगा 30 का कोण और ये 90 का हो जाएगा। तो 30 के सामने की भुजा यदि 1 है तो 60 के सामने की भुजा कितनी होगी? √3। ये आ चुका है। अब यदि ये बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं तो 30 के सामने की भुजा, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और पूरा यदि ये 60 होगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। यानी ये यहां से लेके पूरी यहां तक √3। तो अब यहाँ तो √3 और यहाँ 1 है तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √3 हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब यदि इधर किया तो इधर भी √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी? पूरी 3। यानी अब पूरी भुजा की लंबाई कितनी आ चुकी है? पूरी भुजा की लंबाई आ चुकी है 3 हो चुकी है, ये 3 हो गई है। अब आपको इतनी 1 है, पूरी 3 है, तो इतनी कितनी बची? ये 2 हो गई। और 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो 1 की किसके बराबर हो जाएगी? 18 के बराबर। और यही 1 ही तो नदी की चौड़ाई है। तो आंसर 18 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में उनका महत्तम समानुपाती HCF 11 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं क्या होती है? जैसे कि अनुपात यदि x और y है तो HCF इंटू x ये पहली संख्या हो गई और HCF इंटू y ये दूसरी संख्या हो गई। तो HCF हमारा कितना है? 11। इसको 19 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 17 ये हो जाएगी। इसको आप यदि करोगे तो 209 आएगा और इसको करोगे तो 7 8 और 781 187। तो ये आ जाएगा दूसरी संख्या, पहली संख्या ये। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, यदि द्विघात समीकरण ये और द्विघात समीकरण ये के मूल -5 और तो p और इनके मान बताने हैं। तो देखिए कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो इसके मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग क्या होता है? जिनको हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं इसके मूल, इनका योग होता है -b/a। और मूलों का गुणनफल। और ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए क्योंकि ये रेल के काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले, बार बार सवाल पूछता है रेल इन पे। ये हो चुका है c/a। अब देखिए ये हो चुका है, तो अब इसको मिटा देते हैं। सवाल क्या है? ये दे रखा है तो यहां से मूलों का योग क्या आ जाएगा? पहली वाली से इसको डिवाइड कर देता हूं। पहली वाली से मूलों का योग क्या आ जाएगा? -p/2। और मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है? ये -15/2 ये आ रहा है। तो देखिए -15/2। अब आपको एक मूल -5 दिया है, मान लिया कि अल्फा बराबर -5 दे रखा है तो बीटा की वैल्यू इससे निकल जाएगी। -5 इंटू बीटा बराबर -15/2 और -5 से इसको काटेंगे तो b का मान आ जाएगा -3/2। यानी b दूसरा मूल हमारा 3/2 आ चुका है। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं तो देखिए -5 + 3/2 बराबर -p/2।
अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 एलसीएम लिया तो 10 माइनस, तो ये आ गया -7/2 बराबर -p/2। 2 से 2 कट चुका है, माइनस से माइनस कट जाएगा, p बराबर 7 आ जाएगा। तो p का मान हमारा कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। अब k का मान निकालने के लिए हम इस समीकरण को यूज करना पड़ेगा। देखिए यदि इस p को मैं इधर ले जाऊं, 0 के नीचे चला जाएगा और 0 के नीचे किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये समीकरण बन जाएगी kx² x बराबर 0। हमारी ये समीकरण आ चुकी है। इसमें यदि देखें तो ये तो पार्ट हो गया a, b का मान हो गया 1 और c का मान कितना है, +c होता है, जो कि यहाँ पर है नहीं, यानी c बराबर हमारा 0 है इसके अंदर। ओके, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, 1, b का मान 1 है और a का मान k है, 1/k माइनस 1/k आएगा। तो अब देखिए पहला मूल यहाँ पर भी कितना है, दोनों का ही -5 है, तो अब यहाँ -5 है और देखिए इनका गुणनफल और निकालते हैं, कितना है 0/k, तो 0/k का मतलब 0 ही आएगा। तो मूलों का पहला मूल कितना है, अल्फा बराबर दे रखा है -5 मान लिया, अल्फा दे रखा है, तो इनको गुणा करने पर 0 कब आएगा, जब यानी कि बीटा का मान 0 है तभी तो 0 आएगा। तो ये तो अल्फा का मान तो दे रखा है और बीटा 0 हो चुका है, ये हो चुका है। अब k का मान निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने रखा -5 और b का मान रखा 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -5 बराबर -1/k। तो माइनस से माइनस कट चुका है, और यदि इनको उल्टा करते हैं तो 1 बराबर 1k बराबर 1/5, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो ये आ चुका है 0.2। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि चतुर्थांश या क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये 4 चतुर्थांश हो गए या क्वाड्रेंट हो गए। तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180 तक है, और ये 180 से 270 और इस फिर 360 भी हो जाता है, 0 360। तो इसके अंदर चाहे कोई भी हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा। इसके अंदर कोसेक पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होंगे, ये होंगे। तो जैसे कि आपको दिया जाए कि साइन 180 माइनस थीटा दिया है, इसका मान क्या होगा, तो ये 180, इस 180 माइनस थीटा यानी वो इसी के अंदर आ रहा है, यानी थीटा का मान आप मान लो कि कुछ 10 का मान 10 मान लो, 10 मान लो कि 10 डिग्री है, यानी कि कुछ थोड़ा सा मान लेते हैं। तो 180 में से 10 घटाया तो कितना है 170, और 170 वैल्यू यहीं आ रही है, तो साइन इसके अंदर क्या है पॉजिटिव। मगर यदि कोस 180 माइनस थीटा दिया होता तो कोस इसके अंदर तो पॉजिटिव नहीं है, कोस तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ केवल साइन कोसेक है, तो कोस इसके अंदर माइनस आएगा, माइनस कोस थीटा इस प्रकार आएगा, जबकि साइन इसका मान होगा साइन थीटा, ये हो जाता। यदि कोस 360 डिग्री माइनस थीटा दिया है तो क्या होगा, 360 कहाँ आया, 360 में से 10 घटाओ, 350 इसके अंदर आया, तो इसका मतलब कोस थीटा पॉजिटिव आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि कोस और सेक इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। टेन मैंने एक छोटी सी वैल्यू थीटा की मान ली है, ये ऐसे ही मान ली है, एज्यूम कर ली है कि थोड़ा सा घटाने पर कितना आता है इस हिसाब से, तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर 270। अब ये देखिए, ये था 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो कोस 270 माइनस थीटा इसमें आता है, तो ये होगा माइनस,
मगर यहाँ स्क्वायर दिया है तो किसी पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो कोस यहाँ तो आ चुका है कोस स्क्वायर थीटा, आया तो माइनस का था मगर स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस रह गया है, फिर माइनस। अब इसी प्रकार स्क्वायर है तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप जल्दी से इनको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन π/2 यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इससे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये हो चुका है, थीटा है फाई है जो भी, तो ये साइन स्क्वायर से ये तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो हमारा आंसर आ चुका है कोस स्क्वायर फाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। सवाल नंबर 33, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रम से 2, 3, 4 से गुणा किया जाता है, तो उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त 74, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। वो कह रहा है कि 3 हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक, यानी कि हमको 3 वैल्यू लेनी है, वो तीनों की तीनों क्रमागत होनी चाहिए। यदि मैं पहली वैल्यू x लेता हूँ, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी। पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों को यदि आप जोड़ देते हो तो ये 74 के बराबर है, तो 2x, 3x और 4x, तो 7 और 9x आ चुके हैं। अब 3 को 1 से करोगे तो यहाँ 3, और यहाँ 4 को 2 से करोगे तो 8 बराबर 74, तो 9x और ये 11 हो जाएंगे जो उधर जाएंगे और घट के 63 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी x+2 थी, तो x+2 को x की जगह यदि 7 मान रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 39 है। अब वो कह रहा है कि हम सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, हमारा त्रिभुज है। अब वो कहता है कि ए, बी और सी, अब वो कहता है कि इस AC को बराबर 3 भागों में आप बांट दीजिए, और ये है AD और DE, इस प्रकार से ये तीनों बराबर है, ये और ये बराबर है। तो वो पूछ रहा है, ये बांट दिया, तो वो पूछ रहा है त्रिभुज ADC, यानी इस पूरे त्रिभुज का कितना मान है, ADC का, ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ऊंचाई तो तीनों त्रिभुज की एक बराबर रहनी है, पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी है। क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई क्योंकि उतनी है जितनी पहले थी, 1/2 भी कांस्टेंट है। अब कौन सा बचा, आधार, यानी आधार चेंज हो रहा है। तो पहले पूरा था 3, यदि मान लिया 3, अब कितना हो गया, 1 में डिवाइड हो गए, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो DC कितना हो गया, DC पूरा का पूरा 2 के बराबर हो गया। तो वो कह रहा है तो केवल अब आधार से ही फर्क पड़ने वाला है क्योंकि ऊंचाई तो सेम है। तो यदि जब 3 आधार था तो क्षेत्रफल 39 था, तो 2 आधार होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो जाएगा, ये 13 है, 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13, और तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 26 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल का 48 मिला, उसके प्रतिद्वंदी को उससे 6000 मत अधिक मिले, जो कि 3% का अंतर से जीता था। अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का मिला है 48, टोटल 100% मत थे। हारने वाले को 48% मत मिले, जीतने वाले को इससे 3 ज़्यादा यानी 51% मत मिले। अब दोनों को जोड़ने पर यह बनता है 99, तो यानी कि 1% मत थे जो अमान्य घोषित कर दिए गए। अब 51 - 48 कितना होता है, 3%, और 3% की वैल्यू कितनी है 6000।
तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। और यही तो पूछा है आपको, अमान्य मत कितने? 1%। और 1% की वैल्यू कितनी है? 2000। तो 2000 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा। तो देखिए यहाँ पर कि मैं कोई भी दो संख्याएं ले लेता हूँ, जैसे मैंने क्रमागत सम संख्याएं लेनी है, जैसे एक 26 ले ली, उससे आगे वाली मैंने 28 ले ली, इन दोनों का गुणनफल करना है हमको। तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले 13 इंटू 2 में टूटेगी, 28 को मैं तोड़ता हूँ तो कितने में टूट रही है? 14 इंटू 2 में। ओके, और तोड़ो, 14 और टूट जाएगा, 7 इंटू 2, यानी कि क्या हुआ? यहाँ पर 1 2 आया, 2 3, ये 2 2 2, यानी कि 8 आ चुका है। इंटू 13 इंटू 7 था, यानी कि 8 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और वही तो ये पूछ रहा है कि ये किससे पूरा पूरा हमेशा विभाजित होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 4 है, पहले 4 पे आया, फिर 8 भी 4 से डिवाइड होता है, फिर 12 भी। इस प्रकार हर चौथी संख्या 4 से डिवाइड होती है। और इनके बीच में सम संख्या जैसे 6 आई, इधर 10 आई, तो ये 2 से डिवाइड होती है, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड। तो यदि इनका ये 4 से हो रही है और ये 2 से हो रही है, तो यही तो उसने कहा है कि क्रमागत सम संख्या है। तो इनका यदि आप गुणनफल करोगे तो हमेशा ऐसा होगा कि ये 2 से तो होगी और ये 4 से होगी, तो 2 इंटू 4 8 से भी इनका गुणनफल डिवाइड होगा। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। सवाल नंबर 40, 3/4 भाग 5 ये कुछ भी संख्या है, इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और यदि आप इसको भाग दोगे तो इतना 2 आएगा, क्योंकि ये 3 से 3 भाग में कट जाएगा, 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस ब्रैकेट का मान 1 आ चुका है। अब देखिए 3/4 था, भाग के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया तो उल्टा हो गया, 1/3 इंटू 9/5, और इसका मान 1 था। तो ये 4 से 3 बार गया, यहाँ 3 से 3 बार गया, 9/5 आ चुका है, 3/5 आ चुका है, घटाने पर 6/5 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 41, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:6 है। अब कहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। तो कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? टोटल छात्र बताने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो अब देखिए हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 है तो आसान हो जाए, इसलिए डबल जीरो लगा देता हूँ यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, 500 600 हो गया। अब इसका आप 20% लो, क्योंकि ये बॉयज़ थे और ये गर्ल्स थी। तो बॉयज़ का 20% कितना हो गया? 10% की वैल्यू, एक जीरो हटाई, 50, 20% की 100 हो चुकी है। तो 100 इसमें से यदि आप घटा देते हो तो 400 बच गए, तो 400 बच गए, तो 400 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, इस बॉयज़ को। और गर्ल्स की बात करते हैं तो 25% किसकी वैल्यू? 25% कितना होगा? 600 का 150, और 150 यदि आप घटाओगे तो 450 बचेगा। अब पूछा है कि टोटल का, तो टोटल ये आ चुका है इन जिनको नहीं मिली, और इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो वो टोटल छात्र है जिनको नहीं मिली 850। और टोटल कितने थे? 1100 थे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 से कट चुकी है, 850/11, ये किस में मान आया? परसेंटेज में मान आया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सवाल नंबर 42, मोहन की तुलना में रजनी 75% कम काम कर सकती है और रिवाज की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। तो देखो 3 लोग हैं, एक तो है मोहन, एक है रजनी और एक है रिजवान, 3 लोग हैं। तो मोहन और रजनी का अनुपात कितना हो गया? ये 4:5
3। और यदि और किनका, रिजवान और मोहन का अनुपात कितना है कि रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक, यानी रिजवान 5 है तो मोहन 6 हो जाएगा, अधिक करता है, ये हो जाएगा अनुपात। अब क्या करना है कि जिसके अंदर दोनों वैल्यूज दी हुई हो अनुपात वाली, इसको हम विपरीत वालों से, तो नीचे वाले की ऊपर वाले से और ऊपर वाले की इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों के आपस में, तो इन दोनों के आपस में करने पे तो आ रहा है 24, इस नीचे वाले को ऊपर वाले से करने पे 18, और इनका आ रहा है 20। इनको सोल्व करेंगे तो 12, 9, 10, ये आ चुका है इनका अनुपात। अब पूछा है कि टोटल 930 रुपये मिलते हैं उनको, तो उसमें मोहन का हिस्सा कितना होगा। टोटल कितना मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है टोटल, इन तीनों को जोड़ने पर 31, और 31 की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 930 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 के बराबर। और मोहन को कितना मिल रहा है, 12। तो 30 को 12 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 को 12 से आप करोगे तो 360 आ जाएगा। तो क्या आंसर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु इतनी है और अध्यापक की 47 वर्ष है, 5 वर्ष बाद पूछिए। तो एक बार 5 वर्ष वाला तो बाद में देखेंगे। तो 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है, छात्र है 20 और 20 की औसत आयु दे रखी है आपको 15.5। अब अध्यापक की 47 है, यदि अध्यापक को भी मैं 15.5 होती तो हमारा औसत बराबर होता, लेकिन अध्यापक की कितनी ज़्यादा है 15.5 से, उस सब को हम सब में डिवाइड कर देते हैं कि यानी ये 20 थे और अध्यापक एक, टोटल 21 लोग हो गए। तो जो बचा है, यानी अध्यापक को भी मैंने 15 पॉइंट मान लिया 5, तो अब 47 में से 15.5 यदि आप घटाते हो, 17 घटाया तो कितना बचा, 17, 30, 30 में से 30, 31, 31.5, यानी 31.5 शेष बच चुका है। अब ये 31 जो बचा है वो इन सब में बांट दो तो वो सबका औसत आ जाएगा। सब में बांटा, 21 में बांटा है 31.5 को, तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, यानी ये 1.5 इसमें यदि हम जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा सबका एवरेज आ जाएगा अध्यापक के साथ, यानी 15.5 तो था ही, अब उसमें से जो बचा 1.5 उसको यदि मैंने जोड़ दिया है तो ये 17 सबका एवरेज आ चुका है। अब क्या है कि 5 वर्ष के बाद क्या होगा, छात्र और अध्यापक की औसत आयु पूछी है, तो 5 वर्ष बाद अध्यापक भी 5 साल बढ़ेगा और सभी छात्र भी 5 साल बढ़ेंगे, यानी औसत में भी 5 साल की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 22 हो जाएगा। 17 था, 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। अब इसको मत पढ़िए यहाँ से लेकर, तो इसलिए उसको अपनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। 10% की वृद्धि का मतलब है कि 1/10 होता है 10% का मतलब, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि 11 हो चुकी है। ये तो है मूल्य, तो खपत को इसी अनुपात में आपको कम करना पड़ेगा, उल्टा कर दीजिए, 11 से 10 इस अनुपात में कम करना पड़ेगा, यानी 1 की जो कमी हो रही कम करना पड़ेगा हमको, किस पर, 11 पे 1 कम करना पड़ेगा, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/11 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51, एक स्थिर जल में नाव की चाल कितनी देर की है, 15, और धारा की चाल 3 किलोमीटर है। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्राओं को, ये ध्यान रखना कि 2 बार यात्रा कर रहा है वो, 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाला समय के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 10 मिनट का दे रखा है। यानी कि हमने मान लिया कि उनके बीच की दूरी, उनके ये, इससे ये तो पता चल गया आपको कि दूरी तो दोनों के बीच की समान है, और इसकी स्थिर जल में चाल है 15 और धारा की चाल है 3, तो धारा के अनुकूल जाल दोनों जुड़ के 18 हो जाएंगे और धारा के प्रतिकूल 12 हो जाएंगे। ये हो गया। अब दूरी समान है तो चाल किस
अनुपात के अंदर है उनकी। इस अनुपात में 18:12, 18:12 में है चाल। तो समय इसी अनुपात में इसका उल्टा हो जाएगा, 12:18 ये हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर है। इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि उसको चलने में 10 मिनट, 2 में उसको कितना लग रहा है, यानी वो 2 बार ऐसी दूरी तय करता है तो उसको लगता है 10 मिनट अधिक। यानी 2 बार उसकी विपरीत दिशा में चाल और 2 बार उसकी धारा में चाल का अंतर कितना है, 10। तो एक बार विपरीत और एक बार धारा की दिशा में अंतर कितना है, 5 मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ समय का अंतर कितना है, 1, और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिनट। तो अब दूरी कैसे निकलेगी, दूरी निकलेगी 18 से, और यहाँ 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिनट। और मिनट को आप जब घंटों में चेंज करोगे तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/6 घंटे। तो दूरी कितनी आ जाएगी, यदि आप ये वाला लेते हो तो पूरा ये वाला लेना पड़ेगा आपको, चाल भी ये वाली लेनी पड़ेगी और समय भी इसी का लेना पड़ेगा। यदि आप ये वाली चाल लेते हो तो आपको ये जो समय है वो भी ये वाला लेना पड़ेगा। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। 18 तो मेरी क्या हो गई, चाल। तो टाइम कितना लगा, 1/6 घंटे, जो कि हो चुका है। इसको काटेंगे तो 3 किलोमीटर। तो उनके बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% और इतिहास में 39 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए जो ये ए है ये हमने अर्थशास्त्र का मान लिया है। तो अर्थशास्त्र में कितने हो चुके हैं, 41% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये भूगोल में कितने हुए, 35%। और तीसरा इतिहास, इसको इतिहास मान लिया है, इतिहास में कितने परसेंट हुए हैं, 39%। ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब क्या कह रहा है वो, इन तीनों विषयों में 5%, यानी ये जो बीच वाला है Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अब क्या कह रहा है, 5% अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14, अर्थशास्त्र और भूगोल में कितने हुए हैं, यानी यहां से लेकर ये पूरी की पूरी लीव Q प्लस x का मान कितना आ चुका है, आपके पास आ चुका है 14। इसी प्रकार इनमें देखिए भूगोल में तो हो चुके हैं, और भूगोल और इतिहास का कितना है, 31%। और इसी प्रकार अर्थशास्त्र और इनका कितना हो गया, 18%, ये हो चुका है। तो ये इन तीनों का है। तो पूछा क्या है, उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाला कौन सा है, केवल ये जो ए है, जो ये आसमानी कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला एरिया है जो ये केवल अर्थशास्त्र वालों का है, केवल अर्थशास्त्र वालों का। तो हमें ये तीनों एरिया घटाने पड़ेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की। तो 18 क्या है इसके अंदर, 18 किसकी वैल्यू है, y प्लस q दोनों की वैल्यू है। तो हमको इसमें से q घटाना पड़ेगा। q कितना था, 5। तो 18 में से यदि आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल है 14, 14 में से 5 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 9। 14 में से 5 घटा दिया, 9। और q कितना है, 5। इन सब को जोड़ो तो 41% किसके बराबर है, ये निकालना है, इसको x मान लिया। 41% बराबर है हमारा x के, 13 के, 5 और 9, इन सबको जोड़ लो। x 13 और ये कितना हो जाएगा, 14। 13 14 कितना होता है, 26
27, ये 27 हो। अब ये उधर चला जाएगा तो x 41 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 14% आ चुका है। यानी x का मान आपका कितना आ चुका है, 14% आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 59, 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई पूछी है कि एक खंभा तो ये है, दूसरा खंभा ये है, इन दोनों को आप ऊपर वालों को ऐसे एक तार से जोड़ दिया गया है और ये कितने के कोण पर है, ये जो जोड़ा गया है ये 30 के कोण पर है तार। तो क्या कह रहा है कि वो तार की लंबाई, यानी ये तार हो गया, इस तार की पूरे की लंबाई बतानी है हमको। ये खंभा कितना था, पूरा का पूरा 20 है, यहां से लेकर यहां तक 20 है, और ये खंभा कितना है, 14 है। ठीक है, तो ये यहां तक भी वैल्यू 14 हो गई, तो 20 में से 14 घटाया तो ये कितना आ गया है, क्या आ गया। अब देखिए आपको पता है 30 के सामने 1 और ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने की भुजा √3, 30 के सामने की 1 और ये कितना होगा 2, 90 के सामने की भुजा 2, इस अनुपात में होती है 1 2 √3। तो 1 की वैल्यू कितनी देर की है, 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। यही तो हमको निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 61, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षक टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। टावर के आधार से नाव की दूरी, तो देखिए ये टावर हो गया, यहां ये कोई नाव है, ये नाव हो गई, वो इस नाव को देखता है। अवनमन कोण का मतलब इतना ही है कि वो ऊपर से देखता है, और आपको कोण बस वो ही लेना है जो हमेशा लेते हैं नीचे से। ये 60 डिग्री ये हो चुका है, 60 डिग्री के अवनमन कोण पर। अवनमन से बस इतना समझ लेना मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, और ये तो सिंगल दे रखा है, एक ही कोण दे रखा है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली है। अवनमन कोण एक्चुअली वहाँ पर इसका मेन यूज होता है जहाँ पर आपको एक बिल्डिंग और एक टावर दे दिया जाए, इस प्रकार से दिया होता है, तब ये ज़्यादा ज़रूरी होता है अवनमन कोण की ध्यान रखना। अवनमन कोण को मतलब क्या है, तो यहाँ ऊपर से नीचे देख रहा है वो, और क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई दी है 180 मीटर ऊंचे टावर से देखता है। तो वो पूछ रहा है कि टावर के आधार से ये वाली दूरी कितनी है। तो देखो कितना आसान है, 60 दिया है, इसके ये वाला कोण 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखो ऐसी चीज़ों पे 3 सवाल दे दिए इन्होंने एक पेपर में। 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √3 और ये 2 हो जाएगी, इस अनुपात में होती है। तो आपको √3 का मान कितना दिया है, 180 दिया है, 1 का मान निकाल लेते हैं तो 180/√3, और आपको पता है कभी भी हम √ नीचे नहीं रखते, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे होने वाला क्या है, नीचे से √ गायब हो जाएगा 3, और 3 से गया कितने बार, 60, तो 60/√3 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है और संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 29। तो देखो इसको किस प्रकार हम करते हैं। अब यदि आप ऐसे देखोगे कि हम दो संख्या ऑप्शन से लेके चलोगे, कि मैं ऑप्शन से ले लूँ, इस पहली संख्या का 25% निकाल दूँ और दूसरी संख्या का 30% निकाल दूँ आंसर, और उनका 7 अंतर आ जाए, तो देखो यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 25% इसका भी निकालोगे आप, 17 और 17 का आधा करोगे, यहाँ 39 तो पहले से ही आधा करोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, इस प्रकार से है। और 5 का 30% निकालना और मुश्किल है। तो देखो फिर हम किस प्रकार से कर सकते हैं यदि ऑप्शन से चलना हो तो। जैसे ऑप्शन पहला लिया मैंने, मैं क्या करूँगा, इसको पीछे एक 0 लगा दूंगा आसान करने के लिए। तो इधर लगाया 340 हो गया, ये 50 हो गया, तो अंतर भी इसी अनुपात में इसी में बढ़ जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है
ये अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 25% लेना। तो इसको यदि आधा करोगे आप तो वो 50% होगा जो कि 170 होता है। 170 को भी आधा करोगे तो 85, ये हो चुकी है। अब 25 को यदि आप आधा 50 को यदि आधा करोगे तो 25 नहीं, ये 30% पूछा है। तो देखो 30% पूछा है, 10% कितना होगा, पीछे से एक जीरो हटाई 5 तो 10% हो गया, 5 दिए 15, 30% हो गया। यदि आप इसमें से 30% घटाते हो तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका 70 आ रहा है क्या, 10 घटाया 5 तो ये चला गया और 10 ये गया, 70 आ गया। तो ये आ चुका है 70। देखो अंतर आ गया ना 70, तो बस यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो ऑप्शन से यदि करना चाहते हो तो। अब क्या है कि संख्याओं के बीच का अंतर तो हमको देखना भी नहीं पड़ा, बाकी आप इनको घटा के देख सकते हो। संख्याओं के बीच का अंतर, संख्या के बीच का अंतर तो वो तो दे ही रखा है, 34 माइनस 5 करोगे तो आप 29 आपको यहाँ दिखाए, सब में 29 वो तो दिखाई देगा, तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है। अब देखो यदि वैसे चलें, बेसिक से चलें तो किस प्रकार करेंगे। तो पहली संख्या मैं x मानूंगा और दूसरी संख्या y मानूंगा, दोनों का अंतर कितना है 29, यानी x बड़ी है और y छोटी है। अब बड़ी संख्या का क्या किया है, एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25%, तो x बटे 25% यानी ये x बटे 4, या ऐसे ही कर दो आप x बटे 4 कर दो चलो, और y को 30% यानी 3 बटे 10% बराबर किसके बराबर, 7 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर तो आ गया, ये एलसीएम लोगे तो आप 10 2 5 1 2 और चाहिएगा 20, एलसीएम आ चुका है 20। ठीक है, तो 20 में 4 का भाग दोगे 5x, और ये 10 का भाग दोगे तो 10 20 2, ये आ जाएगा 6y बराबर 20 उधर चला जाएगा, 20 140 हो जाएगा। तो 5x माइनस 6y बराबर कितना हो गया, 140 हो चुका है। अब देखो x माइनस वाई बराबर 29 है, तो मैं सॉरी, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, 5x और 6y को लिख देता हूँ 5y माइनस वाई बराबर 140। तो इतने का मान तो हो चुका है 29 माइनस वाई बराबर 140, ये 29 उधर चला जाएगा, 29 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा, ये उधर जाएगा, 140 माइनस 29 आप करोगे तो 1 और 1 यहाँ 3 1 1 आ चुका है। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए क्या होगा कि ये 5x माइनस 5y था, तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का मान था तो 5 इंटू 29 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 140। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 28 का आधा 140, ये 145 के बराबर आएगा, 145 माइनस वाई बराबर 140, तो y का मान आ चुका है 5। तो यहाँ से पता चला आपको एक 5 है, और 5 में 29 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप निकालोगे बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 70, पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, जब उसमें से 9 लीटर निकाल लिया जाता है तो वो 1/2 रह जाता है, यानी 3/4 था, अब 1/2 रह चुका है। 3/4 का मतलब 75% भरा हुआ है, अब कितना रह गया, 50% रह गया। तो कितना हो चुका है, 25% निकाल लिया गया। 25% किसके, 9 के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर होगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, तो इधर भी 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो पूरे टैंक की क्षमता 36 लीटर है। क्वेश्चन नंबर 73, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतनी और 2 वर्षों के बाद इतनी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल में वो धनराशि इतनी है और 3 साल में इतनी हो जाती है।
तो ये 2 साल में जो धनराशि थी उसी के ऊपर तो ब्याज लगा और इतनी हो गई। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? आया 968 आएगा, 968 आएगा। तो ये 968 ब्याज किस पे मिला है? उससे पहले। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होता है जो पिछले साल जो जितने पैसे थे उसी के ऊपर ब्याज मिलता है। तो ये 968 आया। अब 968 इसका कितना परसेंट है? तो देखने में पता चल रहा है आपको, यदि 0 हटाओगे तो ये 10% के बराबर है। आपका आंसर नंबर 2 आ चुका है। तो सवाल नंबर 78, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो देखिए कि यहाँ परसेंटेज में चल रहा है सवाल, दिया हुआ है परसेंटेज में और आंसर भी। तो इस पहली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो जरूरत ही नहीं है। घर से स्कूल तक की दूरी एक निश्चित है। अब समय क्या है कि 20% का मतलब क्या है? यदि भिन्न में लिखोगे तो 1/5 लिखोगे। तो 5 पे कितने की? 1 की कमी हो चुकी है, अब 4 हो चुका है समय। पहले 5 था, अब 4। तो चाल इसी अनुपात में उल्टी हो जाएगी, 4:5, यानी उसको अपनी चाल 4 से 5 करनी पड़ेगी। तो कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया है 4 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25% अपना आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 82, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। तो अब देखो भिन्न में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे दे रखा है और इसके जो भी यदि आपको जैसे भिन्न में नीचे दिया हुआ हो, आप उनको क्या करो, उनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है? यूसुफ 3 लोग थे, एक तनवीर था, एक यूसुफ है और एक सचिन है। यूसुफ ने सचिन का 1/2, यानी सचिन को मैंने क्या किया, 6 ले लिया, तो यूसुफ उसका आधा, ठीक है, इतना हो गया। या तनवीर ने यूसुफ का कितना लिया? 2/3, तो 3 का 2/3 कितना होगा? 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय को भिन्न में बताना है। तो यूसुफ ने कितना? 3 खर्च किया है और टोटल कितना है? 5, 11, तो 3/11 ये हो चुका है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका। दूसरे तरीके में क्या करेंगे हम कि यहाँ दे रखा है तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, तो तनवीर 2, यूसुफ 3, ये अनुपात दे रखा है। और यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यानी सचिन ने 1 किया है, इसने यूसुफ ने 1 किया है, तो सचिन ने कितना किया है? 2 किया है, ये अनुपात हो गया। अब इनको इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इनको किया तो 3 और इनको किया तो 6, वही चीज आ रही है। बस कितना था यूसुफ का? 3, कितने पे? 11 पे। 83, एक त्रिभुज के 2 कोण 1:2 के अनुपात में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यानी पहला कोण 1, दूसरा कोण 2 और तीसरा कोण दोनों को जोड़ने पर 3। तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो इस अनुपात में होगी और इन तीनों का योग कितना आ जाता है? 3 + 2 + 1 6, और 6 की वैल्यू किसके? 180 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, यानी ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। उसने पूछा है सबसे छोटा कोण जो कि 30 डिग्री है। सवाल नंबर 86, निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या को दर्शाता है। 2010 में 30 बल्ले बने, 2011 में 42.5, 100 में बता रहा है, 100 में यानी पीछे 2 जीरो लग जाएगी, 4250 बल्ले बने। तो अब 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है? तो सबका टोटल निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको, जल्दी से। बस देखो 30 है तो हम सबसे पहले आगे वालों को जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 10 और 2 और 3 5, 15। तो ये आ चुका है 15 और पीछे 0, 150, 2 यानी 2.5
और 7.5 ये हो चुके हैं 10, 5 और 5 10 20, 20 और जोड़ दो इसमें, ये आ चुका है 170। ठीक है, 170 आ चुका है और 100 में दे रखा है ये, तो 100 दो जीरो लग जाएगी पीछे। ये हो गए बल्लों की संख्या। और औसत पूछा है तो 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनी, एक कंपनी 5 यानी कि 5 सालों में बनाए गए हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से यदि आप किसी संख्या को डिवाइड करते हो तो क्या करोगे, उसका डबल कर दोगे। 17 का 34 कर दिया है और पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो ही संख्या बचेगी 3400। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विश्वविद्यालय के 7 विभिन्न कॉलेजों में अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों के बंटन को दर्शा रहा है। यानी कि 7 विद्यालय हैं और उनमें अंग्रेजी में पाठ्यक्रम में वो पढ़ रहे हैं, उनको दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है, अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है। वो पूछ क्या रहा है, यदि 7 कॉलेजों में अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है, तो पाठ्यक्रम एम और एस में कॉलेज में नामांकित कितने हैं। टोटल संख्या 2800 है और एम में पढ़ रहे हैं 17 और एस में पढ़ रहे हैं 14। 17 और 14 इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14 और 14 28 और 3 31, तो 31% निकालना है इसका। 2 जीरो से 2 जीरो और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 668 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, 868 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, दी गई तालिका में 2014 से 2018 के दौरान दिल्ली में 4 अलग अलग जिम में शामिल हुए लोगों की संख्या दर्शाई गई है। अब देखिए 2018 में, अब ये सवाल है जो आपको हिंदी के अंदर गलत दिया हुआ है। यहाँ 2018 में जिम डी में शामिल होने वाले, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन डी में 2016 में। तो ये जो है इन्होंने 2016 लिखना था, यहाँ पर गलती से 2018 लिख दिया है। इंग्लिश में जो सही है, तो देखो करते हम इसको। 2018 में तो किस में 278 आ गया डी में, 2018 में तो डी में 278 है, और 2016 में डी में, 2018 में तो ए में 278 है और 2016 में डी में कितने हैं 239। इनको यदि आप घटाओगे तो 39 आ जाएगा। और 39 कितना परसेंट है, इसका निकालेंगे जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से। तो डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से, यानी बाद वाले से निकालना है। 239 का ये कितना है, 239, 39, देखो वापस लिखता हूँ, 39/239 ये पूछा है। अब देखो उसने आंसर लगभग में पूछा होगा, ये देखिए लगभग में, तो 39 को मैं लिख दूंगा 40 और नीचे भी इसी प्रकार 39 को लिख दिया 40, तो 240। ये निकाल लो आप कितना परसेंट हो जाएगा। तो ये 1 से कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2, तो 16 के आसपास आ जाएगा, 16 सही 2/3%। तो पहला नंबर ऑप्शन हो चुका है हमारा। अब देखिए 89 दिया गया है ग्राफ, वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या, और लाइन ग्राफ न बिके हुए बल्लों का प्रतिशत को दर्शाता है। ये तो कितने बल्ले बने वो दिखा रहा है हर साल, और ये जो नीचे वाली लाइन ग्राफ है ये दिखा रहा है कि इतने बल्ले नहीं बिके, और ऊपर वाला 100 के अंदर है। तो उसने अब सवाल देखिए क्या पूछा है कि 2010 में और 2014 में बिके बल्लों की संख्या का अंतर कितने हैं। तो 2010 में कितने 3000 बल्ले बने, 2010 में 3000 बने, और उसका 20% तो अनसोल्ड हुआ, तो सोल्ड कितना हुआ 80%। तो इसका 80% निकाल लो आप, इसका 80% निकालोगे तो 1 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2400 आ जाएंगे। 2400 बल्ले बिक चुके हैं।
अब 2014 की बात करता है तो इस दौरान 3500 बल्ले थे बने, और कितना इसको 76 से 76% बिक चुके हैं। अब इसको आप 76 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए मैं कैसे करता हूँ। इस 35 को डबल कर देता हूँ और इसको आधा कर देता हूँ। 35 को डबल किया तो कितना हो गया, 70 हो गया। तो जितना इसको डबल किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको आधा कर दिया मैंने इसको, तो इससे वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, 38 हो चुका है ये। अब आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 7 8 56 का 6 जीरो थी, 7 8 56 का 5 और 7 21, 21 और 5 हो गए 26। तो अब घटाया आपने, तो इनको आप यदि आपस में घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 260 260। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94। एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वेट 65 है और बाद में पाया गया कि लड़के का वजन गलती से 66 की बजाय 76 केजी पढ़ा गया, तो 10 केजी ज़्यादा पढ़ लिया गया है। सही औसत पूछा है। तो देखो 10 केजी वजन ज़्यादा पढ़ लिया गया है, तो वो 10 क्या है जो ज़्यादा पढ़ा है वो सब में बटा है, तो हमको कम भी सब में से करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा पढ़ा है, 10 10 सब में बटा हुआ है, तो 20 में बटा हुआ कितना होगा, प्रत्येक में 0.5, इसको 1/2 0.5 आ चुका है, 0.5 यानी कि सब में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में से 0.5 कम करना पड़ेगा। तो 65 में से आप 0.5 कम करोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 64.5 केजी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96। अब ये वैसे तो सवाल रीजनिंग का है मगर मैथ का भी है साथ ही साथ, क्योंकि इसमें त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वगैरह पूछा गया है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कौन सा कथन इसके लिए सही है ये पूछा है कि त्रिभुज की भुजाओं में से एक का माप 7 है, यानी समबाहु में सभी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है। एक का माप दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं 3/4 a², इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का। तो यदि आपको एक भुजा दे दी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप दूसरे में। तो यदि त्रिभुज का परिमाप दिया है तो समबाहु त्रिभुज है, तो हर भुजा 3 से इसको डिवाइड कर दोगे 7 की, तीनों भुजाएं बराबर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने पे तो परिमाप आता है 7 7 7। तो इसको 3 से दिया, 7 आ चुके हैं एक भुजा। तो यानी कि आप इस वाले से भी केवल से निकाल सकते हो और इस वाले से भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए हुआ है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है, यानी 1 से भी निकल जाएगा और 2 से भी निकल जाएगा, ये है। अब देखिए एक चीज और देखते हैं हम, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक सही, ओके। तो ये आज का हमारा पेपर हो चुका है पूरा, और कैसा लगा ये आप बताएंगे हमें कमेंट के अंदर। और दोस्तों आज के लिए लेते हैं हम अलविदा, अगले पेपर में फिर से मिलते हैं।